क्या आपके कस्टमर कई बार ये शिकायत करते हैं जैसे बाइक शुरू नहीं हो रही है, बाइक शुरू करने में दिक्कत या देरी होती है, या इंजन मिसफायर करता है, चेक इंजन लैंप आ जाता है। आइए आज इन्हीं बातों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक एकेडमी में आपका स्वागत है। अगले 12 मिनटों में आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है, इन सिस्टम में कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, और साथ में आप ये भी जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम की देखभाल कैसे करें। परिचय। आइए हम इग्निशन सिस्टम को समझें। इग्निशन सिस्टम हवा और पेट्रोल मिश्रण को जलाने के लिए एक स्पार्क उत्पन्न करता है। ये वाहन के मूल कार्य करता है, जैसे इंजन शुरू करना, इंजन चलाना और इंजन बंद करना। स्पार्क का उत्पादन लगभग 25,000 वोल्ट पर होता है। दो पहिया वाहन निर्माताओं के आधुनिक मॉडल्स में स्थित इग्निशन सिस्टम को कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि डीसी, डिजिटल सीडीआई, ट्रांजिस्टोराइड कॉइल इग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन ईसीयू। इन सभी सिस्टम्स में इंजन की गति और लोड के अनुसार स्पार्क की क्वालिटी और टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रणाली का उपयोग करती है। आधुनिक बाइक में कई और पार्ट्स जोड़े जाते हैं। अधिक पार्ट्स को जोड़ने का उद्देश्य है: 1. सही टाइमिंग पर सभी इंजन स्पीड पर अच्छा स्पार्क पैदा करना है। 2. इसके अलावा प्रदूषण कम करना है। 3. इंजन कार्यक्षमता बढ़ाना। 4. माइलेज बढ़ाना। 5. सुरक्षा हासिल करना। इग्निशन शुरू करने से पहले अन्य सिस्टम जैसे कि फ्यूल सिस्टम, एबीएस ब्रेक सिस्टम, डायग्नोस्टिक और एमआईएल को चेक करना और सक्रिय करना जरूरी होता है, ताकि इग्निशन को पूरी तरह से एक्शन में लाया जा सके। इग्निशन सिस्टम के ये सभी पार्ट्स या इनको जोड़ने वाले वायर्स के खराबी से इग्निशन में समस्या हो सकती है। इस समस्या को ठीक करने के लिए इग्निशन सर्किट के सभी पार्ट्स और उनके आपस के संबंधों को अच्छी तरह से समझना महत्वपूर्ण है। आधुनिक इग्निशन सिस्टम के महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं: बैटरी, एचटी कॉइल, इग्निशन स्विच, किल स्विच, स्पार्क प्लग, ईसीयू, सेंसर्स, फ्यूजेस, रिलेज, क्लस्टर डिस्प्ले, एक्चुएटर्स और रेगुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन की कार्यप्रणाली जानने के लिए इग्निशन सर्किट को समझना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाहन का इंजन 4 चरणों में शुरू किया जाता है। पहला चरण, बाइक का इंजन बंद है, इग्निशन चाबी निकाली हुई है, किल स्विच भी बंद है। दूसरा चरण, इग्निशन की ऑन है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रकाशित है और न्यूट्रल इंडिकेटर लैंप ऑन है। तीसरा चरण, जब एमआईएल लैंप, एबीएस, फ्यूल इंडिकेटर, ऑयल प्रेशर लैंप, बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर लैंप जलते हैं। इस स्थिति में किल स्विच दबाया जाता है और फ्यूल पंप को 5 सेकंड के लिए चलाया जाता है। चौथा चरण, स्टार्टर स्विच शुरू किया है। इन सभी 4 चरणों में इलेक्ट्रिक सर्किट प्रक्रिया अलग होती है। आइए हम इन सभी चरणों की विस्तृत जानकारी लेकर डायग्नोसिस के बारे में जानें। चरण 1, बाइक इग्निशन की निकाली हुई है तथा किल स्विच बंद है। इस समय बैटरी ऑन है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल स्टार्टर सोलेनॉइड को कपलर के द्वारा करंट पहुंचा रहा है। उसके बाद करंट मेन फ्यूज में आता है, जिसका रेटिंग करीब करीब 20 से 30 एम्पियर होता है। ध्यान रहे कि मेन फ्यूज का एम्पियर रेटिंग सभी फ्यूज से ज्यादा रहता है। मेन फ्यूज का आउटपुट 3 अलग अलग जगह जा सकता है। एक
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, दूसरा इग्निशन स्विच को, तीसरा ECU फ्यूज जो कि आमतौर पे 15 एम्पियर रेटिंग का होता है। ECU फ्यूज से निकलने वाला करंट मेन रिले को पहुंचता है। ध्यान रहे कि अभी तक बाइक की इग्निशन की निकाली हुई है और किल स्विच भी बंद है। ये ध्यान रहे कि वायर की जांच करने के लिए कभी शॉर्टिंग ना करें, जिससे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में खराबी आ सकती है। चरण 2, इग्निशन की ऑन कर दी गई है। करंट सप्लाई इग्निशन स्विच से होकर किल स्विच तक पहुंचता है। चरण 3, अभी किल स्विच प्रेस किया गया है, लेकिन ई स्टार्ट मतलब इलेक्ट्रिक स्टार्ट अभी तक बंद है। इस स्थिति में करंट सप्लाई किल स्विच से इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच को जाएगा। इसके बाद अंदरूनी सिस्टम की जांच करने के बाद ही ECU मेन रिले कॉइल को करंट सप्लाई देता है, जिस वजह से रिले के कॉन्टैक्ट क्लोज्ड हो जाते हैं। आगे मेन रिले फ्यूल पंप रिले कॉइल को करंट सप्लाई करता है। इसके बाद इंजेक्टर और लाम्बडा सेंसर यानी ऑक्सीजन सेंसर को सप्लाई देते हैं। इसके साथ ही इंजेक्टर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ECU से सिग्नल आता है, इंजेक्टर्स पेट्रोल स्प्रे करेंगे। साथ में लैम्बडा सेंसर भी फीडबैक देने के लिए तैयार है। चरण 4, चौथे सीक्वेंस में ड्राइवर ने ई स्टार्ट स्विच को स्टार्ट कर दिया है। इससे स्टार्टर को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलता है और वो घूमना चालू हो जाता है, जिससे कि मैग्नेटो घूमने लगते हैं। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर घूमते हुए जब PIP पल्सर कॉइल को क्रॉस करती है, तब ये ECU को अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल पल्स देता है, जिससे ECU क्रैंकशाफ्ट की गति और पिस्टन के कंप्रेशन स्ट्रोक में TDC पोजीशन निश्चित करता है। इस जानकारी के मदद से ECU फ्यूल इंजेक्शन की मात्रा को सुनिश्चित करता है। साथ में क्रैंकशाफ्ट की स्पीड और इंजन लोड के हिसाब से इग्निशन एडवांस को भी सुनिश्चित करता है। ध्यान रहे कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर तभी काम करता है जब इंजन घूमता है। ये ECU द्वारा या ECU के बगैर भी इंजन RPM की जानकारी क्लस्टर डिस्प्ले में देता है। कृपया ध्यान रहे कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को 2 वायर्स होते हैं। इसको सप्लाई वायर्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सेंसर सेल्फ जनरेटिंग है, मतलब खुद ही इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। ECU कनेक्टर से करंट फ्यूल पंप रिले कॉइल को पहुंचता है, जिस वजह से फ्यूल पंप को शुरू होने का निर्देश ECU द्वारा दिया जाता है। उसके बाद करंट इग्निशन कॉइल से स्पार्क प्लग जाता है, जिससे स्पार्क पैदा हो सके। ये स्पार्क सही समय पर होता है। आइए अब हम समझते हैं कि ECU को फीडबैक किस तरह मिलता है। लैम्बडा सेंसर या हेगो सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर हीटेड एग्जॉस्ट गैस ऑक्सीजन यानी कि हेगो सेंसर एग्जॉस्ट में मौजूद ऑक्सीजन को नापता है। वो ये फीडबैक ECU को देता है, जिससे एयर फ्यूल मिश्रण की मात्रा को स्टोइचियोमेट्रिक रखा जाए, जो कि 14.7:1 है, मतलब 14.7 भाग हवा और 1 भाग पेट्रोल। हीटेड एग्जॉस्ट गैस ऑक्सीजन सेंसर वोल्टेज पैदा करता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के पास लगाया जाता है। ये एक वोल्टेज सिग्नल पैदा करता है, जिससे स्टोइचियोमेट्रिक मिश्रण बनाने में ECU को मदद मिलती है। हेगो सेंसर ये एक तुलनात्मक गैस सेंसर है, जो एग्जॉस्ट गैस में न जली हुई ऑक्सीजन को बाहरी हवा में मौजूद ऑक्सीजन से तुलना करता है। लैम्बडा सेंसर को आमतौर पे 4 वायर्स होती हैं। इसी तरह बाकी सेंसर्स ECU को महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जैसे इंजन टेम्परेचर सेंसर इंजन तापमान की जानकारी देता है। मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर ये थ्रोटल बॉडी में स्थित होता है और इंजन में आने वाली हवा की दाब और मात्रा की जानकारी देता है।
मैनिफोल्ड एयर टेम्परेचर सेंसर हवा के तापमान की जानकारी देता है और थ्रोटल पोजीशन सेंसर ड्राइवर के एक्सीलरेशन यानी इंजन लोड की जानकारी देता है। ध्यान रहे, इस जानकारी के उपयोग से ECU इग्निशन और इंजेक्शन टाइमिंग निश्चित करता है। रोल ओवर सेंसर अगर किसी वजह से वाहन बाजू में झुकता है या गिरता है तो इसकी जानकारी ECU को देता है। ये जानकारी मिलते ही ECU फ्यूल इंजेक्टर को करंट देना तुरंत बंद करता है। इसी के साथ स्पार्क प्लग को भी करंट देना बंद करता है, जिससे रोड पर होने वाली दुर्घटना टल सके। आइडल एयर कंट्रोल वाल्व इंजन का आइडलिंग RPM सेट करता है। इस तरह इग्निशन सिस्टम और उसके इलेक्ट्रिक सर्किट की जानकारी हमें मिली है, जो कि 4 चरणों में हमने देखा है। इग्निशन सिस्टम सर्विस बाइक शुरू नहीं होती है या कभी बाइक शुरू करने में दिक्कत या देरी होती है, इंजन मिसफायर करता है या चेक इंजन लैंप जल जाता है या ये इग्निशन सिस्टम के साथ में जुड़ी हुई खराबियां या कंप्लेंट्स हैं। फील्ड में बहुत सारे मैकेनिक्स ने ट्रायल एंड एरर का तरीका अपनाया है, जिसमें इग्निशन सिस्टम के एक पार्ट को नए पार्ट से बदलकर देखा जाता है। ये तरीका काफी कामयाब रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से ट्रायल एंड एरर मेथड से जांच करने में बहुत समय लगता है या फिर कुछ पार्ट्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। जब चेक इंजन लैंप क्लस्टर में जलता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में खराबी की जांच करने के लिए डायग्नोस्टिक स्कैनर लगाया जाता है। डायग्नोस्टिक स्कैनर फॉल्ट कोड दिखाता है, जिससे इग्निशन सिस्टम के किसी पार्ट की खराबी की जानकारी मिलती है। उसके बाद उस निर्देशित पार्ट को फिजिकल डैमेज के लिए जांचा जाता है। यदि फिजिकल डैमेज नहीं है या लूज कांटेक्ट नहीं है तो आगे मल्टीमीटर से इलेक्ट्रिकल जांच की जाती है। ये जांच के समय वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस इत्यादि पैरामीटर्स निर्माता के दिशा निर्देशानुसार नापे जाते हैं। इसके बाद जरूरत होने पर पार्ट को बताए गए तरीके से बदली या रीसेट किया जाता है। उसके बाद स्कैनर की मदद से ECU से एरर कोड को मिटाया जाता है। इसी के साथ कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक एकेडमी में इग्निशन सिस्टम के विषय पर चर्चा यहाँ समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप बाइक में इग्निशन सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इस जानकारी को अपने काम में लाकर आप अपने ग्राहकों की मदद और अच्छी तरह से कर पाएंगे। धन्यवाद।